एपिसोड 5 और 6। तुम यहाँ क्यों हो? अनिका ने भौहें सिकोड़ी और अर्जुन के बगल में खड़ी बाइक की ओर देखा। क्या वो अभी अभी उस कार से बाहर आया है? क्या यह मेरा बदकिस्मत पति है? या क्या डिलीवरी कंपनियां अब बाइक में खाना पहुंचाती हैं? मैं ओह! अर्जुन हकलाया और फिर जॉर्ज की ओर देखा, जो खिड़की से फूल की तरह मुस्कुरा रहा था। बूढ़े आदमी ने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाया और कहा, युवक, धन्यवाद। ये तुम्हारी बदौलत है कि मुझे आखिरकार यह जगह मिल गई। अगली बार जब मैं अपना आभार प्रकट करूंगा, तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हें भोजन पर आमंत्रित करेगा। अर्जुन मुस्कुराया और विनम्रता से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, सर। कृपया वापस आते समय अपना ख्याल रखें। उसकी आवाज के लहजे से पता चल रहा था कि बुजुर्ग आदमी को जल्दी से वहां से चले जाना चाहिए। जॉर्ज ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराया और अनिका की तरफ सिर हिलाया और फिर ड्राइवर को वहां से चले जाने को कहा। अनिका सदमे में जम गया। क्या यह एपेक्स ग्रुप के चेयरमैन, प्रेसिडेंट जॉर्ज नहीं थे? शहर के सबसे धनी व्यक्ति। और अर्जुन भी उनके साथ एक ही कार में थे। क्या आप जॉर्ज को जानते हैं? अनिका ने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। नहीं, मुझे नहीं पता। वह पुरानी चीज खो गई थी, इसलिए मैं बस आगे निकल गया। वॉट चीज? अनिका के मुंह का कोना फड़क उठा। उसने शहर के सबसे अमीर आदमी को वह बुरी चीज कहा था। कितना असभ्य! बुरी चीज से तुम्हारा क्या मतलब है? वह आदमी शहर का सबसे अमीर आदमी है। एपेक्स ग्रुप का हेड है। अनिका ने अर्जुन की तरफ आंखें घुमाईं। यह आदमी मूर्ख था। जितना अधिक अनिका उसे देखती, उतनी ही अधिक घृणा महसूस करती। उसने केवल ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन, यह मत भूलना कि मेरे पिता इस सप्ताहांत वर्चुअस कोर्ट में एक पार्टी का आयोजन करने वाले हैं। कुछ गिफ्ट तैयार रखें। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं जाऊंगा। अनिका चिढ़ गई। उसने अपने पिता को मनाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। उन्हें बताया था कि अर्जुन आएगा और उनसे माफी मांगेगा, और उसे उम्मीद थी कि उसके पिता उसे इतना परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अर्जुन के रवैये में क्या था? भूल जाओ, उसे भूल जाओ। वह उस समय अंधी रही होगी, जो इस आदमी के प्यार में पड़ गई। तो फिर जैसा चाहो वैसा करो। अनिका का गुस्सा भड़क उठा और अपनी पतली कमर को मरोड़ते हुए वो जाने के लिए मुड़ी। अर्जुन ने उसे जाते हुए देखा। उसने देखा कि उसने कपड़े बदल लिए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने परफ्यूम भी लगाया हुआ था और मेकअप भी किया हुआ था। अर्जुन हैरान रह गया जब उसने उसे एक बड़ी बिल्डिंग में एंटर करते देखा। वह सोचने लगा, क्या अनिका ने नहीं कहा था कि वह वापस ऑफिस जा रही है? वह यहाँ क्यों थी? और यह कहाँ था? ये तो फेमस और महंगा होटल है। ये देख ही अर्जुन को गुस्सा आ गया। वह इतनी मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन ये होटल में है। ऐसा नहीं होगा। उसका पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। आज अनिका बहुत तनाव में था। सबसे पहले, गैर जिम्मेदार अर्जुन की देखभाल में उनकी बेटी की हृदय रोग फिर से बढ़ गई थी। फिर उसे रोहन खन्ना के साथ उस पूरे मामले की चिंता करनी पड़ी, और जब वह ऑफिस लौटा तो उसके एक प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम सामने आई। इस प्रोजेक्ट के हेड ने उन पर रोक लगा दी और उसने कहा कि वह होटल में डिस्कस के लिए आए थे। अनिका मना करना चाहती थी, लेकिन शेयर होल्डर उस पर प्रेशर बनाए कि ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, इसलिए उसे यहाँ जाना है। ये प्रोजेक्ट $1 मिलियन की थी। तभी अनिका का फोन बजा। हेलो प्रेसिडेंट रॉय, मैं आ गई हूँ। आप कहाँ हैं? मैं छठी मंजिल पर रेस्तरां में आपका इंतजार कर रहा हूँ। कॉल के दूसरी तरफ से एक आदमी की स्वीट वॉइस सुनाई दी। ठीक है प्रेसिडेंट रॉय, मैं जल्द ही आ गया हूँ, अनिका ने मुस्कुराकर कहा। फोन रखने के बाद अनिका ने एक गहरी सांस ली। वह थोड़ी झकझोरती हुई ऊपर की ओर देखने लगी। फिर आखिरकार उसने ऊपर जाने का फैसला लिया। जैसे ही होटल का डोर बंद हुआ, अर्जुन लॉबी में आया और उसने देखा कि अनिका डोर से ऊपर चली गई है। वो उसके पीछे भागा, लेकिन एक अनोखा, मजाकिया आवाजों ने उसे रोक दिया। वाह, क्या यह मेरा चचेरा भाई नहीं है, जो फायरमैन के रूप में काम करता है? आप होटल में क्या स्ट्राइक करते हैं? अर्जुन ने अपना सिर खुजलाया और एक खूबसूरत आभूषण को देखा, जो एक दूसरे के करीब झुक गए थे। लड़की ने अपनी दोनों बाहों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके खड़ी थी।
और वह एक लंबे और खूबसूरत आदमी की बाजू में लटकी हुई थी। टीना, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए ध्यान दिया कि लिफ्ट थर्ड फ्लोर रुक गई थी। लड़की ताना मारी हुई हंसी हुई चली आई। आप यहाँ देखें, संयोगवश ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस एरिया बहुत बड़ा है। ये लड़की टीना थी, जो अनिका की छोटी चचेरी बहन थी। वह अभी पहली बार कॉलेज में आई थी, लेकिन वह एक अच्छी लड़की लग रही थी। टीना, ये कौन है? टीना के बगल में खूबसूरत आदमी ने उससे आंख मिलाकर पूछा। टीना ने तुरंत नाक मुंह सिकोड़ ली। वह मेरे नाम के जीजू है। मुझे पहले क्या पता नहीं था। उसका बिजनेस विफल हो गया था और उसके लिए जीविका के लिए एक योजना बनाई थी। मैंने कुछ हजार रुपये भी उधार लिए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। टीना हमेशा अर्जुन को नीची दृष्टि से देखा करती थी, क्योंकि वह बिल्कुल बेकार था। उसे हमेशा लगता था कि वह अपने चचेरे भाई से मेल नहीं खाता है। हालांकि उस आदमी ने उसकी चचेरी बहन से शादी की थी, लेकिन ये कहना अधिक सही होगा कि वह उसके परिवार में शादी किया था। कितनी शर्मनाक बात है। हाँ, ये वही प्यारी बहन और उनके निकम्मे पति हैं, जिनके बारे में तुम बात कर रही हो। वह आदमी जोर से हंसा। उसकी आंखों में मजाक झलक रहा था। अर्जुन को गुस्सा आ गया था। आखिरकार वो टीना की चचेरी बहन का हस्बैंड था, तो उसे भी बाहरी लोगों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उसने क्या हासिल करना चाहा था। अर्जुन ने कहा, मैं पैसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं तुम दोनों को साथ नहीं दूंगा। टीना अभी भी अनिका की चचेरी बहन थी, इसलिए एक बड़े होने के नाते अर्जुन को लगा कि उसे ज्यादा सहनशीलता दिखानी चाहिए। अगर उसे पता चलता कि वह अब दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप का मालिक है, तो उसे आश्चर्य हुआ कि टीना के चेहरे पर अभी क्या भाव होंगे और वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। मुझे पैसे लौटा दोगे? मैं इस पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। डिलीवरी मैन के तौर पर तुम्हें जो वेतन मिलता है, क्या उससे आहू का इलाज हो पाएगा? टीना ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। उसका ये नाम का जीजा बिल्कुल कचरा था, और उस छोटी सी कुतिया को कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। टीना अर्जुन के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसकी बेटी के लिए भी वैसा ही महसूस करती थी। जब अर्जुन ने ये सुना, तो उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। टीना, मैं अभी भी तुम्हारा जीजा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत असभ्य हो? हाँ, टीना ने नाक भान सिकोड़ी। मैंने कभी भी तुम्हें अपना जीजा नहीं माना। तुम बस मेरी चचेरी बहन से चिपके हुए थे, और हमारे परिवार में शादी कर ली। इससे ज्यादा कुछ नहीं। कितना बेशर्म। वह खुद को क्या समझता था कि उस पर दबाव डालने के लिए वह अपनी पहचान का इस्तेमाल करेगा। वाह, वह तो लिव इन दामाद है। टीना का बॉयफ्रेंड आश्चर्यचकित होकर हंसा। यह आदमी कितना घटिया है, जो इतना नीचे गिर गया। टीना ने अपने प्रेमी की बांह खींचने से पहले अपना हाथ हिलाया और कहा, इसे भूल जाओ, चलो बेबी। ऐसे व्यक्ति के बगल में खड़े होने से हवा में चिपचिपाहट और बदबू आती है। अर्जुन की आंखें काली पड़ गईं। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और टीना को अपने हाथों हिलाते हुए अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर दूर जाते देखा। दोनों लोग अभी भी एक दूसरे से बड़बड़ा रहे थे। तुम्हारा ये जीजा तो बड़ा बेकार है। वो मेरा जीजा नहीं है। अगर तुम ऐसा कहते रहे तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। टीना गुस्से से अपने बॉयफ्रेंड से बोली। अर्जुन ने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसे उन जैसे बदमाशों से परेशान नहीं होना चाहिए। फिर वह मुड़ा और छठी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट में भाग गया। उसने पूरे इलाके का चक्कर लगाया और आखिरकार कांच की दीवार के माध्यम से एक पश्चिमी रेस्तरां के अंदर अनिका की छवि देखी। क्या बकवास है। उसे गुस्सा तब आया जब उसने देखा कि एक गंजा और तेल से सना हुआ मोटा आदमी अनिका के सामने बैठा है और चेहरे पर घृणित भाव लिए हुए अनिका का हाथ छूने की कोशिश करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। ओह, एक कोयल पक्षी। रुको, ये कहाँ जा रहा है? ये बिल्कुल भी सुंदर दृश्य नहीं है। अर्जुन क्रोधित हो गया। उसने अपना फोन निकाला और तुरंत अनिका को फोन किया। रेस्टोरेंट के अंदर अनिका ने प्रेसिडेंट के बढ़े हुए हाथों को कई बार चतुराई से ठुकरा दिया, लेकिन वह आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। वह उसका हाथ छूने की भी कोशिश कर रहा था। इसी समय उसका फोन अचानक बज उठा। यह उसके लिए सांस लेने का मौका था। मुझे खेद है, मैनेजर वारेन।
मुझे ये कॉल लेने दीजिए, अनिका ने कहा, और वह रेस्तरां से बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई। प्रेसिडेंट रॉय की छोटी छोटी आंखें सिकुड़ गईं। जब वह अनिका की पीठ की ओर देखने लगा, वह खुद को रोक नहीं सका। वह मन ही मन सोच रहा था कि वह आज रात इस घमंडी लड़की को जरूर सजा देगा। हेलो अर्जुन, क्या कुछ हुआ है? अनिका रेस्तरां के बाहर खड़ा था। मैं तुम्हारे सामने हूँ, अर्जुन तुरंत बोला। अचानक से अनिका ने ऊपर देखा और पाया कि अर्जुन उसे बुला रहा था। वह असमंजस में पड़ गई। वह यहाँ क्यों था? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अनिका कोल्ड फेस के साथ मेरे पास आया और कोल्ड स्वर में पूछा। वह भी नीचे अर्जुन से मिली थी और अब वह रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर थी। अगर यह पीछा करना नहीं था तो क्या था? बहुत बढ़िया काम अर्जुन। अब तो तुम किसी का पीछा करने का घिनौना शौक भी शुरू कर रहे हो। अर्जुन गुस्से से बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यात्रियों का पीछा कर सकूं। मैं बस वहां से चला गया। फिर उसने रेस्तरां के अंदर मोटे आदमी की तरफ देखा और पूछा, वह कौन है? वो क्या हमारी बेटी से अधिक इम्पोर्टेंट है? हॉस्पिटल जाने के बजाय बाहर आई इस मोटे आदमी से मिलने। तो वह कुछ खास है ना? अर्जुन के सवालिया लहजे से अनिका नाराज हो गया, लेकिन फिर भी उसने कहा, एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। हम यहाँ बड़ी डिस्कस के लिए आए हैं। क्या कोई यहाँ डिस्कस कर रहा है? मैंने उसे पिछली तस्वीर में देखा है। तुम क्या डिस्कस कर रहे हो? या डेट पर हो? अर्जुन ने तुरंत पूछा। अनिका के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अपनी बाहें क्रॉस करके घिनौनी हरकतें करते हुए कहा, अर्जुन कपूर, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मुझे किसी के साथ संबंध बनाने का शक कर रहे हो? मैं हर दिन मेहनत करके बस मिलाने के लिए ठीक हूं कमाती। जैसे जैसे वह बोली, अनिका और भी ज्यादा परेशान हो गईं और आंखों में आंसू भर आईं। भूल जाओ, प्रोजेक्ट वापस लेने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं आज रात नहीं आऊंगी। क्या वापस वह नहीं आ रही थी? अर्जुन अवाक रह गया। क्या उसका मतलब था कि वह आज रात बाहर ही रहेगी इस मोटे आदमी के साथ? अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं तो क्या होगा? अर्जुन ने पूछा। अनिका को इस मुद्दे पर अर्जुन को आसानी से बोलते देखकर लगा कि ये डिस्कस आसान नहीं थी। वह बिजनेस हेड उसे धमका रही होगी। साथ में उसे ये भी महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच ही पहले अनुचित थी। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे $1 मिलियन का ऑर्डर दे सकते हो? अनिका हंसकर बोली। उसका स्वर ठंडा हो गया। उसने कभी नहीं सोचा कि अर्जुन उसकी किसी भी चीज में मदद कर सके। ये बस $1 मिलियन का ऑर्डर है। अर्जुन ने कहा। अब उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसके एक वाक्य से वह $1 मिलियन का प्रोजेक्ट तो दूर, अनिका की कंपनी भी खरीद सकता था। ये बहुत आसान था। अर्जुन, बस इतना ही काफी है। मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो अब मुझे जाने दो, अनिका ने कोल्ड स्वर में उत्तर दिया और मुड़कर वापस रेस्तरां में चली गई। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान के साथ अनिका को देखा और फिर अपना फोन उठा लिया। अर्जुन ने लापरवाही से जॉर्ज थॉमस को फोन किया। जॉर्ज, मुझे एसएन कंपनी में अनिका कपूर द्वारा संभाले जा रहे न्यू प्रोजेक्ट्स की जांच कर बताओ। क्या कोई $1 मिलियन का ऑर्डर है? मुझे बताओ कि क्लाइंट कौन है और इसका हेड कौन है। दूसरी तरफ से जॉर्ज की सम्मानजनक आवाज आई। यंग मास्टर, एसएन कंपनी उन कंपनियों में से एक है जिसमें कपूर परिवार निवेश करता है। मैं एसएन के अध्यक्ष हॉल को पर्सनली रूप से आपसे मिलने के लिए बुलाऊंगा। हाँ, एसएन कंपनी वास्तव में उन कंपनियों में से एक है जिसमें हमारा परिवार निवेश करता है। मेरे पिताजी बहुत बढ़िया हैं। अर्जुन को अचानक पछतावा हुआ कि उसे फैमिली बिजनेस पहले क्यों नहीं मिला। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से जांच करें और क्लाइंट से पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से करवाएं ताकि वे अनिका को परेशानी में न डालें, अर्जुन ने शांति से कहा। यंग मास्टर, मैं आपको उस कस्टमर की कंपनी खरीदने की सलाह देता हूं। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, जॉर्ज ने सुझाव दिया। क्या बकवास है। खरीद लिया। एक अमीर परिवार के बटलर से यही उम्मीद की जाती है। ओह जॉर्ज, बूढ़े आदमी, क्या तुम सच में अब इतनी बड़ी बातें करते हो? इसे लो प्रोफाइल होना कहते हैं, क्या तुम समझते हो? अगर मैं इसे खरीदना चाहता तो क्या मैं अब तक इंतजार करता? अर्जुन ने गुस्से से जवाब दिया। ठीक है, यंग मास्टर।
प्लीज मुझे 10 मिनट दीजिए, जॉर्ज ने शर्मिंदगी से कहा। जैसे ही अर्जुन ने फोन रखा, जॉर्ज ने तुरंत अपने सचिव को एसएन कंपनी के चेयरमैन मिस्टर नरेन से संपर्क करने के लिए कहा। जब नरेन को जॉर्ज के सचिव का फोन आया तो वह उत्साह से कांप उठा। प्रेसिडेंट थॉमस, क्या आपको मेरी किसी चीज की जरूरत है? यह इस मुंबई शहर के सबसे अमीर आदमी का फोन था। एपेक्स ग्रुप के चेयरमैन। अनगिनत लोग उनके साथ खाना खाने की इच्छा रखते थे। प्रेसिडेंट नरेन शर्मा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बल्कि मेरे यंग मास्टर चाहते हैं। फोन पर जॉर्ज की आवाज शांत लग रही थी, लेकिन उनका लहजा निषेधात्मक था। आखिरकार, वह मुंबई शहर का सबसे अमीर आदमी था। उसे यंग मास्टर के सामने सम्मानजनक दिखना था, लेकिन दूसरे लोगों के सामने वह बॉस था। और एक बॉस को स्वाभाविक रूप से बॉस की तरह व्यवहार करना चाहिए। यंग यंग मास्टर। नरेन प्रेजेंट में एसएन टॉवर के राष्ट्रपति ऑफिस के अंदर बैठा था। वह स्तब्ध था क्योंकि उसे ठंडा पसीना आने लगा था। प्रेसिडेंट थॉमस के यंग मास्टर। शहर के सबसे अमीर आदमी का अभी भी एक यंग मास्टर था। ये बहुत डरावना था। तो फिर, यंग मास्टर मुझसे क्या चाहेंगे? नरेन ने सावधानीपूर्वक पूछा। उसे डर था कि अगर वो जॉर्ज से पर्याप्त रूप से सतर्क नहीं रहा तो वह क्रोधित हो जाएगा। आपकी कंपनी में एक अनिका कपूर है। वह हाल ही में किस कस्टमर के संपर्क में रही है? जॉर्ज ने पूछा। नरेन अनिका कपूर को जानता था। वह मार्केटिंग विभाग की डिप्टी मैनेजर थी। एक मजबूत लड़की, और वह लंबे समय से उस पर नजर रखे हुए था। लेकिन दुख की बात है कि वह शादीशुदा थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नरेन तुरंत पसीने से लथपथ सिर के साथ मार्केटिंग विभाग की ओर भागा। जब एसएन कंपनी के मार्केटिंग विभाग के एम्प्लॉय ने नरेन को देखा तो वे सभी चुप हो गए। डिप्टी मैनेजर मिस अनिका कहाँ है? नरेन ने पूछा। एक स्टाफ सदस्य ने जवाब दिया, वह एक बिजनेस डिस्कस के लिए बाहर गई थी। क्लाइंट कौन है? नरेन ने पूछा। डीडी कंपनी के मैनेजर मिस्टर रॉय, एक स्टाफ सदस्य ने जवाब दिया। नरेन ने फोन वापस उठाया, पलटा और सम्मानपूर्वक बताया। प्रेसिडेंट थॉमस, वो डीडी कंपनी के मिस्टर राय के अंडर में है। ठीक है, समझ गया। इसके बाद जॉर्ज ने सीधे फोन काट दिया। इसके बाद, जॉर्ज ने अपने पावर का इस्तेमाल कर मिस्टर रॉय को चेतावनी दी। वह इतने सालों से बटलर के तौर पर काम कर रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि उसका यंग मास्टर क्या सोच रहा था। डीडी कंपनी के इस मिस्टर देशमुख ने जरूर यंग मास्टर को नाराज कर दिया होगा। आफ्टर 6 मिनट्स, हॉस्पिटल जा रहे अर्जुन को जॉर्ज का फोन आया। यंग मास्टर, मास्टर, सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक है, इस बारे में अनिका को मत बताना, और बाकी सबको चुप करा देना। मैं इस बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, अर्जुन ने बिना किसी भाव के कहा। समझ गया, यंग मास्टर। लो प्रोफाइल, जॉर्ज ने ठहाका लगाया। फोन रखने के बाद अर्जुन ने अपने सामने होटल की बिल्डिंग को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ओह अनिका, तुम कहती रहती हो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कि मैं सिर्फ एक वाक्य में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम्हें कभी पता चले कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तो तुम कैसा रिएक्शन दोगी? होटल की 6 फ्लोर पर स्थित वेस्टर्न रेस्तरां में वापस आते हुए मिस्टर रॉय ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, और अब उसके हालत खराब होने लगे थे। डिप्टी मैनेजर मिस कपूर, आप बस खाती रहती हैं, लेकिन शराब को हाथ नहीं लगाते। क्या आप मुझे नीची नजर से देख रही हैं? मिस्टर राय ने उदास चेहरा बनाया। उसकी आवाज में उदासी थी। अनिका ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए समझाया, सॉरी सर, आप गलत हैं। मैं इन दिनों बीमार हूं, इसलिए मैं शराब नहीं पी सकती। ये घटिया मोटा आदमी मुझे छूने की कोशिश करता रहता है, वह बहुत परेशान करने वाला है। चूंकि तुमने इसे इस तरह से रखा है, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी है। मिस्टर रॉय ने अनिका को धमकी देने से पहले नाक बांध सिकोड़ी। डिप्टी मैनेजर मिस अनिका, तुम्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ तुम्हारी कंपनी ही हमारे साथ सहयोग करने की कोशिश नहीं कर रहा है। बहुत से लोग मुझसे मिलने की भीख मांग रहे हैं। उसके शब्दों पर अनिका ने भौहें सिकोड़ी और टेबल पर रखी रेड वाइन को झिझकते हुए देखा। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक गिलास ही पीऊंगी, अनिका ने कहा। उसने रेड वाइन की बोतल ली और खुद के लिए एक गिलास भर लिया। मौरी मुस्कुरा रहा था जब उसने अनिका को देखा।
हल्की रोशनी में यह महिला बहुत प्यारी लग रही थी। अनिका ने एक ही बार में पूरा गिलास पी लिया। मिस्टर राय, क्या ये ठीक रहेगा? चलो हमारे सहयोग के बारे में बात करते हैं। डिप्टी मैनेजर अनिका, इतनी जल्दी मत करो। क्यों ना हम इस बारे में ऊपर धीरे धीरे बात करें। मिस्टर रॉय ने रात के लिए अपना असली एजेंडा बताया। बोलने के तुरंत बाद उसने अपना हाथ अनिका की जांघ पर रखा और अंदर की तरफ जाना चाहा। थप्पड़। अनिका ने सीधे खड़े होकर उस आदमी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। मैनेजर वॉरेन, बस बहुत हो गया। तुम कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मिस्टर रॉय ने गुस्से से तमतमाते हुए खड़े हो गए। उसने एक हाथ उठाया और अनिका को थप्पड़ मारने ही वाला था कि रिंग रिंग रिंग, कॉलर टोन की आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने अपना फोन पकड़ा और अनिका को जाते हुए देखा और फोन में चिल्लाया, ये कौन है? मिस्टर रॉय, क्या तुम्हें मुझसे इसी तरह बात करनी चाहिए? दूसरी तरफ से भी वैसी ही क्रोधित आवाज आई। प्रेसिडेंट लुईस, मुझे बहुत खेद है। कुछ प्रमोटर अभी अभी मुझे फोन कर रहे थे। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मिस्टर रॉय तुरंत एक आज्ञाकारी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। यह आदमी, प्रेसिडेंट लुईस, डीडी कंपनी का चेयरमैन था। उसका बॉस। वह उसे क्यों बुला रहा था? हालांकि उस आदमी ने अब उसकी योजनाएं बर्बाद कर दी थी, लेकिन रॉय ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्या आपने जानबूझकर हमारे सहयोग के बारे में डिप्टी मैनेजर मिस अनिका को परेशान करने की कोशिश की? प्रेसिडेंट लुईस ने झल्लाते हुए पूछा। अभी कुछ देर पहले ही उसे मुंबई शहर के सबसे रिच आदमी जॉर्ज थॉमस का फोन आया था। उस आदमी के शब्द उकसावे से भरे हुए थे। धिक्कार है, मिस्टर रॉय तुम पर। उसने इतनी बड़ी हस्ती को अपमानित करने की हिम्मत की। क्या वह मुसीबत मोल लेना चाहता था? प्रेसिडेंट लुईस, आपको इसके बारे में कैसे पता? मिस्टर रॉय दंग रह गए। क्या अनिका ने उसके बारे में कुछ बताया होगा? लेकिन वह मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मात्र एक उप प्रबंधक थी, इसलिए उसके लिए प्रेसिडेंट लुईस के संपर्क में रहना असंभव था। तुम मुझसे ये भी पूछ रहे हो, क्या तुम खुद को नौकरी से निकलवाना चाहते हो? चेयरमैन लुईस गुस्से से आग बबूला हो गए और दहाड़ते हुए बोले, एसएन के साथ हमारा सहयोग स्वीकृत है और बेहतर होगा कि तुम तुरंत डिप्टी मैनेजर मिस अनिका से पर्सनली रूप से माफी मांगो। उसकी माफी के बिना कंपनी में वापस आने के बारे में सोचना भी मत। तुम बस भाग सकते हो। धप। कॉल समाप्त हो गई और मिस्टर रॉय हैरान रह गए। उन्हें पता चल गया कि चेयरमैन लुईस वाकई बहुत गुस्से में थे। बिना एक और शब्द कहे, वह अनिका का पीछा करने के लिए दौड़ा। डिप्टी मैनेजर अनिका, प्लीज स्टॉप। मिस्टर रॉय अब एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। अपना सिर नीचे झुकाए हुए, अपने हाथों को जोड़कर माफी मांगने के लिए थोड़ा झुका हुआ। डिप्टी मैनेजर मिस अनिका, मुझे बहुत खेद है, मैं पहले उलझन में था। मैं तुरंत हमारे सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि डिप्टी मैनेजर अनिका मुझे इच्छाओं में अंधा होने के लिए माफ कर देंगे। अनिका दंग रह गई। उसने हैरानी और उलझन में मिस्टर रॉय को देखा। मैनेजर रॉय, क्या तुम सच में यही चाहते हो? ये वह ऑर्डर था जिस पर वह पूरे 1 महीने से काम कर रही थी। 1 लाख। उसका कमीशन ही दसियों हजार के बराबर था। वे आखिरकार मिला के इलाज की फीस का भुगतान कर सकते थे। सिर्फ 10 मिनट में मिस्टर रॉय और अनिका ने समझौते पर दस्तखत कर दिए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि अनिका को अभी भी होश नहीं आया। मिस्टर रॉय, आपने बताया कि आपके चेयरमैन ने पर्सनली रूप से इसे मंजूरी दे दी है ना? अनिका ने उलझन में पड़कर पूछा। मिस्टर रॉय पूरे समय उसे खुश करने वाली मुस्कान देती रही। हाँ, डिप्टी मैनेजर अनिका, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम चेयरमैन लुईस के परिचित हो। हमारे बीच लगभग गलतफहमी हो गई थी। अनिका ने अभी भी हैरान होकर सिर हिलाया। वह डीडी कंपनी के चेयरमैन लुईस से कैसे परिचित हो सकती है? इसका मतलब है कि किसी ने उसकी मदद की होगी। क्या ये रोहन खन्ना हो सकता है? उसने सुबह ही उससे इस बारे में बात की थी। मुझे उससे पूछना ही होगा। अनिका ने सोचा। वह अवचेतन रूप से अर्जुन और रोहन की तुलना अपने मन में करने लगी और अर्जुन के प्रति उसकी घृणा बढ़ती गई। उसका पति बिल्कुल बेकार था। दूसरी ओर, अर्जुन को अभी भी इस बात का एहसास नहीं था कि अनिका की समस्या में मदद करने के बाद अनिका ने गलतफहमी में पड़कर सोचा कि उसके प्रतिद्वंद्वी रोहन ने उसकी मदद की है।
अगर उसे इस बारे में पता चला, तो उसे खून की उल्टी हो सकती है। अगले दिन दोपहर को हॉस्पिटल से निकलकर अर्जुन बाइक की तरफ बढ़ा कि तभी कुछ दूर पर उसकी रेंज रोवर खड़ी थी। वो तुरंत जाकर उसमें बैठ गया। उसने आज जॉर्ज के साथ किसी से मिलने का समय तय किया था। अर्जुन के कार में बैठ के चले जाने के बाद थोड़ी दूर खड़ी एक लड़की ने संदेहास्पद ढंग से बुदबुदाया, ये पीठ वाला रूप अर्जुन जैसा क्यों लग रहा है? टीना आज अपने चचेरी बहन की बेटी से मिलने हॉस्पिटल आई थी। वह आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि अनिका के परिवार के सदस्य से न मिलना उसके लिए अशिष्टता थी। हालांकि हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर टीना ने अर्जुन को कार में बैठते हुए देखा, लेकिन उसने मान लिया कि उसका बेकार जीजा कभी भी रेंज रोवर जैसी शानदार कार नहीं खरीद सकता। इसलिए टीना ने इस बारे में कभी नहीं सोचा और हॉस्पिटल के इनपेशेंट डिपार्टमेंट में चली गई। चलती कार के अंदर अर्जुन ने आलस से पूछा, जॉर्ज, आज हम किससे मिल रहे हैं? क्या वे परेशान करने वाले हैं? जॉर्ज ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, यंग मास्टर, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। वह हमारे देश में एक कलेक्टर है, मेरा दोस्त माना जाता है। तो फिर मैं तुम्हारे दोस्त से क्यों मिल रहा हूं? अर्जुन ने पूछा। अच्छे बूढ़े जॉर्ज, क्या ये टूटे हुए पहाड़ की पुनरावृत्ति है? तुम पहले से ही इस उम्र में हो, और तुम अभी भी इस तरह की चीजों में शामिल हो रहे हो। जॉर्ज मुस्कुरा रहा था। यंग मास्टर, ये सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस है, जिसकी कीमत $1 अरब है। आपको अनुभव से सीखने की जरूरत है, ताकि आप जल्द से जल्द परिवार की संपत्ति को विरासत में पा सकें। इस उत्तर को सुनकर अर्जुन ने जॉर्ज की ओर देखा। $1 अरब का बिजनेस एक छोटा बिजनेस था। उन्होंने उसे भूनने की इच्छा को दबाते हुए कहा, जॉर्ज, क्या तुम जानते हो कि गाय कैसे मरी? अरे नहीं, 7 साल तक न मिलने के बाद। ये पुरानी बात और भी ज्यादा दिखावटी होती जा रही थी। एक कुलीन परिवार के वारिस के रूप में अर्जुन को डरने की गलतफहमी थी।